आज हम बात करेंगे ओपन वर्सेस एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बारे में। मेरे लिए एंडोस्कोपी ज़्यादा सूटेबल है या फिर मेरे लिए ओपन ज़्यादा सूटेबल है। सबसे पहले हम समझते हैं फंक्शनल रिकवरी से हम क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपी, जिसके अंदर जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ओपन स्पाइन सर्जरी में काफी हद तक स्पाइन की स्टेबिलिटी खराब होती है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी खराब होती है। हेलो, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूँ। मैं एक स्पाइन और ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मेरी स्पाइन सर्जरी में ट्रेनिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नई दिल्ली से हुई है और मेरी जो एक्सपर्टाइज है और जो मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है वो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के अंदर है। मैं टाइम टू टाइम वीडियोस बनाता रहता हूँ और जो मेरा कंटेंट है वो जेन्युइन रहता है और एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड रहता है। आज हम बात करेंगे ओपन वर्सेस एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बारे में। इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन दोबारा से इसलिए क्योंकि ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है। करीब इसलिए है क्योंकि आजकल 100% पेशेंट्स जो होते हैं वो जरूर पूछते हैं कि सर आप जो ये मेरी सर्जरी करेंगे ये ओपन करेंगे या एंडोस्कोपी करेंगे। मेरे लिए एंडोस्कोपी ज़्यादा सूटेबल है या फिर मेरे लिए ओपन ज़्यादा सूटेबल है। अगर मैं उनका जवाब, उनका जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर पाता हूँ, अपना मैसेज, उनका जो सिनेरियो है अपना मैसेज उसके लिए डिलीवर कर पाता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। जो मैंने इसके बारे में पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने टेक्निकल एस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे। स्पाइन मॉडल की हेल्प लेके मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि इस सर्जरी को, ओपन को और एंडोस्कोपी को कैसे किया जाता है और एंडोस्कोपी के क्या फ़ायदे हैं, जिसमें मैंने बताया था कि स्मॉल इंसिजन, लेस मसल डैमेज, लेस इन्फेक्शन, लेस ब्लड लॉस, अर्ली रिहैबिलिटेशन, अर्ली रिटर्न टू वर्क, ये एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के फायदे हैं। लेकिन जो आज हम बात करेंगे वो डिफरेंट एस्पेक्ट में बात करेंगे। जो आज हम जिन एस्पेक्ट्स की बात करेंगे वो है कि किस सर्जरी के अंदर, ओपन या एंडोस्कोपी, किसके अंदर फंक्शनल रिकवरी बेटर है, किसके अंदर पेशेंट का इमोशनल ग्रेटिफिकेशन ज्यादा होता है, साइकोलॉजिकल ग्रेटिफिकेशन किस में ज्यादा होता है, और इन दोनों सर्जरीज में से कॉस्ट इफेक्टिव कौन सी सर्जरी है। सबसे पहले हम समझते हैं फंक्शनल रिकवरी से हम क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखो, किसी भी स्पाइन सर्जरी का केवल एम ये नहीं है कि डिस्क निकाल दी, उसका पैर दर्द सही हो गया, उसका कमर दर्द सही हो गया। नहीं, इसका मतलब ये है कि पेशेंट फंक्शनली बैक टू नॉर्मल, जो उसकी उम्मीदें हैं वो कितनी हद तक जा सकता है। देखो, इस चीज को समझो कि ज्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं वो यंग पेशेंट्स होते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो एथलीट्स होते हैं या फिर जिम जाने वाले होते हैं। उनकी उम्मीद सर्जरी से ये होती है कि दर्द खत्म होने के बाद मैं वापस अपनी एथलेटिक एक्टिविटी को ज्वाइन कर सकूं या स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर सकूं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका प्रोफेशन हाई डिमांडिंग होता है, जैसे कि कुछ आर्मी के अंदर जाना चाहते हैं, कुछ पेशेंट्स पुलिस की जॉब में जाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि केवल दर्द सही ना हो, मैं अपनी जॉब को, जो मेरी प्रोफेशनल मेरी जो डिमांड है उसको मैं फुलफिल कर सकूं। कुछ पेशेंट्स चाइल्ड बेयरिंग एज की फीमेल्स होती हैं जो चाहती हैं कि मैं अपने बच्चे का पूरा ध्यान रख सकूं। कुछ यंग मेल्स होते हैं जिनकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं शियाटिका के कारण कि वो अपने छोटे से बच्चे के साथ खेल नहीं सकते, उसको उठा नहीं सकते। वो चाहते हैं कि केवल दर्द सही ना हो, लेकिन मैं अपने बच्चे के साथ जो भी बच्चे की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उसकी एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी कर सकूं। अगर हम ओपन और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की फंक्शनल रिकवरी की बात करें तो ओपन स्पाइन सर्जरी में बहुत हद तक मसल डैमेज, लिगामेंट डैमेज, बोनी वर्क होता है, ज्वाइंट डैमेज होता है। इसको कहते हैं कोलैटरल टिश्यू डैमेज, जिसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है और नीचे लिंक भी दे रखा है। इन्हीं कोलैटरल टिश्यू डैमेज की वजह से ओपन स्पाइन सर्जरी में काफी हद तक स्पाइन की स्टेबिलिटी खराब होती है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी खराब होती है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के अंदर स्पाइन जैसे पहले था नॉर्मली स्टेबल और फ्लेक्सिबल वैसे ही रहता है। साथ ही में पेशेंट का लेस रिहैबिलिटेशन टाइम चाहिए होता है। मतलब अगर कोई मदर है जो बच्चे ज्यादा छुट्टी नहीं ले सकती है, ज्यादा बेड पे नहीं लेट सकती है, तो उसके लिए केवल 3 से 6 हफ्ते का बेड रेस्ट चाहिए होता है। कंपेयर करें तो ओपन सर्जरी के अंदर अराउंड 6 से 3 महीने तक का बेड रेस्ट चाहिए हो सकता है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में स्पाइन सर्जरी से पहले जैसा फ्लेक्सिबल था वैसे ही रहता है, सर्जरी से पहले जैसा स्टेबल था वैसे ही रहता है। इसीलिए जो पेशेंट की उम्मीदें हैं, फंक्शनल जो नीड्स है, फंक्शनल जो डिमांड्स हैं, जैसे कि जो उनका चॉइस ऑफ प्रोफेशन है वो चूज कर सकते हैं, जो उनको स्पोर्ट्स खेलना है वो कर सकते हैं, 100% अपनी हाउस होल्ड में जो उनकी कैपेसिटी है 100% कैपेसिटी तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के अंदर सर्जरी के बाद स्पाइन वैसे ही स्टेबल रहता है जैसे सर्जरी से पहले था, उतना ही फ्लेक्सिबल रहता है जैसे सर्जरी से पहले था। कम से कम रेस्ट, रिहैबिलिटेशन की टाइम की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जो पेशेंट की जो फंक्शनल नीड्स हैं, डिमांड्स हैं, जैसे कि किसी को स्पोर्ट्स में जाना है तो वो एज अर्ली एज पॉसिबल जा सकता है और जा जरूर सकता है।
अगर किसी की स्पेसिफिक गेम्स की डिमांड है, जैसे कि अगर उसको स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, तो उसमें भी कोई रुकावट नहीं आती है। अगर हाउस होल्ड के अंदर उसकी कोई स्पेशल नीड्स है, किसी मदर की या फादर की, तो वो भी उसके अंदर फुल कैपेसिटी से पार्टिसिपेट कर सकता है। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट देखते हैं कि किस सर्जरी के अंदर पेशेंट को इमोशनल ग्रेटिफिकेशन ज्यादा मिलती है या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन किस में ज्यादा मिलती है। अब आप ये सोचेंगे कि पेशेंट को शियाटिका है, बैक पेन है, इसमें इमोशंस का क्या लेना देना। मैं ये नहीं कहता, स्टडीज ये कहती हैं कि क्रोनिक बैक पेन वाले पेशेंट्स को 3 से 4 गुना ज्यादा डिप्रेशन रहता है नॉर्मल पेशेंट्स के मुकाबले। जिसे मैंने पहले बताया था कि शियाटिका के पेशेंट्स, बैक के पेन के पेशेंट्स, काफी सारे परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स यंग पेशेंट्स रहते हैं। अगर इन पेशेंट्स को कह दिया जाए कि नहीं, तुम अपने बच्चे के साथ नहीं खेल सकते, बच्चे को नहीं उठा सकते, या फिर वापस स्पोर्ट्स में नहीं जा सकते, या फिर अपनी चॉइस का जॉब नहीं कर सकते, तो इनके दिमाग में काफी इमोशनल इंपैक्ट पड़ता है जो नॉर्मली हम सोच भी नहीं सकते। अगर हम यंग पेशेंट्स की बात ना करें, ओल्ड पेशेंट्स की बात करें जिनको शियाटिका है, बहुत दिनों से, महीनों से वो शियाटिका का दर्द झेल रहे हैं, लेकिन कोमोर्बिडिटीज हैं कि वो ओपन सर्जरी नहीं करवा सकते क्योंकि ओपन सर्जरी के लिए अंदर जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है। तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के अंदर एक टेक्निक है ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपी, जिसके अंदर जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती ही नहीं है। वो कोमोर्बिड पेशेंट्स भी ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से के लिए एलिजिबल रहते हैं, वो इस सर्जरी का लाभ उठा सकते हैं। अगर हम ये देखें कि कौन सी सर्जरी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, तो इसमें दो बातें हैं, शॉर्ट टर्म कॉस्ट इफेक्टिव कौन सी है और लॉन्ग टर्म में कौन सी कॉस्ट इफेक्टिव है। ये तो बहुत क्लियर है कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी 25-30% ओपन स्पाइन सर्जरी से ज्यादा कॉस्टली होती है, और ये आपको मिलता है शॉर्ट टर्म कॉस्ट बेनिफिट। अगर हम लॉन्ग टर्म कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखें तो ओपन स्पाइन सर्जरी के अंदर ज्यादा फ्रीक्वेंट ओपीडी विजिट्स चाहिए होते हैं, मतलब डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस, लंबे टाइम के लिए मेडिसिन चाहिए होती है, क्योंकि इसका रिहेबिलिटेशन टाइम लंबा है इसलिए आपको फिजियोथेरेपी में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और क्योंकि इसके अंदर पोस्ट ऑप आपको 6 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक के लिए आपको अपने जॉब पे वापस नहीं जा सकते, तो आपकी वेजेस या फिर आपकी सैलरी का लॉस सफर करना पड़ता है। तो स्टडीज यही कहती हैं कि अगर अपफ्रंट कॉस्ट देखें, शॉर्ट टर्म कॉस्ट, तो ओपन स्पाइन सर्जरी डेफिनेटली चीपर रहती है, लेकिन अगर क्यूमुलेटिव कॉस्ट देखें तो डेफिनेटली एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी एक ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सर्जिकल टेक्निक है। इस टॉपिक पे मैं डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूं कि स्पाइन सर्जरी, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की क्या कॉस्ट होती है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थम्स अप दें। अगर आपको चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक में बोलूं तो कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। ओपन और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी टेक्निकली कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में डिटेल में जानना है तो नीचे मैंने लिंक दिया गया है, उसको आप खोल के देख सकते हैं। अगर आप भी किसी स्पाइन प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं और ट्रीटमेंट सीख कर रहे हैं तो आप अपनी MRI मुझे नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। हमारी टीम आपसे जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगी। थैंक यू सो मच।